तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपका अंग्रेजी का बेस माना जाता है, क्योंकि यदि कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो पार्ट ऑफ स्पीच को ही पढ़ता है। तो चलिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके सभी टाइप्स को देखेंगे और वो भी हम डेली एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं उनके साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाक्य के प्रकार, आखिर ये होता क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड, यानी कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये सिर्फ एक नाम है जो कि किसी एक वर्ड को, किसी एक अक्षर को, शब्द को दिया गया है बेस्ड ऑन द जॉब, यानी कि उसकी जॉब के अनुसार, जो वर्ड वो जॉब करता है, जो वर्ड वो कार्य करता है, उस कार्य के अनुसार उस वर्ड को जो नाम दिया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर चिंटू अलग है, इज अलग वर्ड है, ए अलग है, वेरी अलग है, गुड अलग है और बॉय अलग है, यानी कि चिंटू एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है, हर एक वर्ड का अपना एक अलग काम है और उस काम के आधार पर ही हम उस वर्ड को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यदि कोई उदास है, यदि कोई उदास है तो हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम सैड बोल देते हैं, यानी कि यदि कोई उदास होगा तो इंग्लिश में हम उसको सैड बोल देंगे। यदि कोई मतलब थोड़ा सा खुश है तो इंग्लिश में हम उसको हैप्पी कह देते हैं, यानी कि उसकी जो अवस्था है, यानी कि उसका जो काम है, उसकी अवस्था है, उसकी सिचुएशन है, उसके अनुसार हम उसको जो है उसका नाम दे देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से मान लीजिए कि कोई काम है और काम के अनुसार हम उनका नाम रख देते हैं, किसी भी वस्तु का, यानी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो काम है उस काम के अनुसार हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे कि आप पुराने समय में देखते थे कि जो जैसा काम करता था उसके अनुसार उसका नाम रख दिया जाता था। तो उसी हिसाब से हर एक वर्ड का अपना एक काम है और उस काम के अनुसार उसका अपना एक नाम रख दिया गया है, तो इसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके अच्छे से समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आपको पता चल गया। तो चलिए अब इनके थोड़े से टाइप्स को देखते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब यदि इनको आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में जैसे नाउन को कहते हैं हम संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया और एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक अवयव और कंजक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 प्रकार से देखते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए इन सब को एक बार हम बारी बारी से पढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके साथ कि आखिर कहां पर किस तरह से इनका हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ये जो नाउन है इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम या फिर स्थान का नाम। अब देखिए यहाँ पर आपने जो नाउन है इसकी डेफिनेशन आपने बचपन से आज तक पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है? किसी भी वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आपको मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखिए आपके आसपास जितनी भी चीजें रखी हुई हैं उन सबको देखिए, आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को भी सुनते रहिए और देखिए। देखिए आपके पास हो सकता है छत में पंखा हो, आपके पास आपकी चारपाई हो, बेड हो, टेबल हो, कुर्सी हो या और भी आपके आसपास बहुत सारा सामान है ना। तो ये जो सामान है ना, इस सामान का अपना एक नाम होगा, नाम है ना। मान लीजिए कोई सामान है जो लकड़ी का बना हुआ है, उस लकड़ी के सामान का अपना एक अलग नाम है, कोई लोहे का सामान है उसका एक अपना अलग नाम है। तो इसी तरह से आपके घर में जितना भी सामान है उस सामान का अपना एक नाम है और
आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का भी अपना एक नाम होगा। आप हो सकता है किसी गांव में रहते हो, उस गांव का अपना एक नाम है। जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का अपना एक नाम है। जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले का अपना एक नाम है। तो यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को उसके नाम से बुलाते हैं, किससे? उसके नाम से बुलाते हैं, तो उसे ही हम नाउन कहते हैं। नाउन, एन से क्या स्टार्ट होता है? नेम, और एन से स्टार्ट होता है नाउन। तो किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जाति का नाम, कुछ भी हो, यदि किसी वस्तु का कोई नाम है और यदि हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब आपके पास जितनी भी वस्तुएं हैं आसमान में, धरती में, ब्रह्मांड में, जहां भी हैं, सारी वस्तुएं नाउन के अंदर आती हैं यदि उनका अपना एक नाम है। ठीक है, तो जो हमारे आसपास है सब कुछ नाउन के अंदर आएगा। सब कुछ नाउन है। आपके घर में पंखा, टेबल, कुर्सी, चेयर, टीवी, बेड, अलमारी, और आपके रसोई में जितने भी बर्तन हैं, जितने भी मसाले हैं, जितने भी फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी कुछ है A to Z, सारी चीजें जिनका अपना एक नाम है वो सब नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, यदि आप उनको उनके नाम से पुकारोगे तो वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि राम हो गया किसी व्यक्ति का नाम, कंप्यूटर हो गया किसी मशीन का नाम, गोवा हो गया किसी जगह का नाम, ऑनेस्टी हो गया मतलब किसी का एक गुण है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, मतलब किसी का एक गुण है। हैप्पीनेस हो गया मतलब आप किसी के भाव को दिखाना चाहते हैं। चाइल्डहुड हो गया मतलब आपकी एक जीवन की अवस्था है। मान लीजिए अडल्ट होता है, जैसे चाइल्डहुड होता है, तो एक जीवन की अवस्था है। तो इसी तरह से हर एक वो चीज जिसका अपना एक नाम है वो सब कुछ आपका नाउन के अंदर आता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति के रूप में कोई भी हो सकता है, जैसे शिक्षक हो सकता है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, आप भाई भी एक व्यक्ति का नाम है, लड़का, माँ, पिता, मौसा, मौसी, जो भी कुछ है जिसका एक नाम है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। पशु पक्षी के रूप में जैसे कि गाय हो गया, तोता हो गया, बंदर हो गया, मगर मतलब मगरमच्छ, कबूतर हो गया, इस तरह के। स्थान के रूप में जैसे बगीचा हो गया, दरवाजा हो गया, मैदान, चौक, नदी का किनारा, ये सारी चीजें एक स्थान है, तो इनका भी क्या है? अपना एक नाम है, तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा। वस्तु के रूप में किसी, जैसे कि कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, अलमारी हो गया, चम्मच, बरगद, नीम, वृक्ष, इस तरह से जिस भी वस्तु का अपना एक नाम है और यदि हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये तीनों क्वालिटी जिसमें है। हो सकता है किसी में एक ही क्वालिटी हो तब भी वो नाउन है। इनमें से यदि एक भी क्वालिटी पाई जाती है और उसका अपना एक नाम है तो वो क्या है? नाउन है। तो यही है बस छोटी सी नाउन की डेफिनेशन। आप इतना कंफ्यूज रहते हैं इसमें। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनका अपना एक नाम है। यदि हम उनको उसके नाम से बुलाएंगे तो वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा। अब आ जाता है प्रोनाउन। अब देखिए आपको नाउन समझ में आ गया ना, तो प्रोनाउन समझना सिर्फ 2 सेकंड का काम है। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब ये जो प्रोनाउन है ना, यहां पर देखिए प्रो प्लस नाउन, यानी कि इसमें नाउन आया हुआ है पहले से ही। तो मतलब क्या है? देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि कहां पर प्रयोग होता है? नाउन के स्थान पर। तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द को, जिस वर्ड को हम यूज करते हैं वो ही आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहलाता है। अब ये देखिए, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, आई, यू, मी, दे, वी, ये सब के सब क्या है? आपके प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये नाउन के स्थान पर कैसे यूज होते हैं? अब जैसे यहां पर ही लिखा हुआ है, अब ही आपको ये तो पता है कि ही हम किसी लड़के के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए मेरा नाम है भाई चिंटू। अब यदि कोई मुझे ये बोले कि भाई चिंटू आ रहा है, ठीक है, उसने मेरा नाम लेकर बोला है, मतलब उसने नाउन के अंदर अपने सेंटेंस को बना दिया है कि भाई चिंटू आ रहा है। ठीक है, अब यदि वो मेरा नाम ना लेकर वो बोले वह आ रहा है, मतलब उसने मेरा नाम जो चिंटू था उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? वह का। तो मतलब नाउन के स्थान पर उसने प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन के स्थान पर जिस भी वर्ड का हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। लड़की के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बोलने लगे, मान लीजिए किसी लड़की का नाम है रजनी, हम बोलने लगे कि रजनी जा रही है। ठीक है,
बोल दिया हमने। लेकिन यदि हम उसका नाम ना लेकर हम ये बोले कि वह जा रही है, तो हमने क्या किया, उसका जो नाम था उसके नाम के स्थान पर वह लगा दिया। अब हिंदी में वह है और इंग्लिश में वह को हम सी लगाएंगे क्योंकि वो लड़की है, तो इसीलिए इनको कहते हैं प्रोनाउन। अब देखिए जैसे कि राहुल अच्छा लड़का है, तो लिखा हुआ है राहुल इज ए गुड बॉय। मैंने बता दिया था यदि किसी का नाम है और उसके नाम से यदि हम उसको बुलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, नाउन। अब यहाँ पर जो राहुल है ये क्या है, नाउन है। मैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राहुल क्या है, नाउन है। लेकिन यदि हम बोले कि वह अच्छा लड़का है तो मैंने लिख दिया ही इज ए गुड बॉय। अब हमने क्या किया, हमने किया कि राहुल के स्थान पर हमने ही का इस्तेमाल कर दिया। मतलब नाउन के स्थान पर हम जिस भी शब्द का यूज करते हैं वो शब्द आपका प्रोनाउन बन जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो नाउन के स्थान पर जिस भी वर्ड का इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो यही है बस छोटी सी डेफिनेशन प्रोनाउन की। तो चलिए अब कुछ देख लेते हैं इससे आगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और उसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। आपको इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सीरियल वाइज क्विज मिलेगी और लास्ट में आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये जो कोर्स होगा इसका प्राइस होगा 299। अभी इस पर डिस्काउंट है तो आपको ये 299 यानी कि 299 रुपये का मिल रहा है। बाद में हो सकता है कि इसमें भाई जो है प्राइस बढ़ भी सकता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, ध्यान रखना ये बुक नहीं है, ई बुक्स हैं। तो इनका लिंक भी आपको उसी ऐप में मिल जाएगा। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप हमारे कोर्स को और इन बुक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ प्रोनाउंस को। तो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ना, मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, मेरा, आपका, अपने, हम, वे, स्वयं, इस तरह के जो वर्ड्स हम हिंदी में यूज करते हैं ये सब के सब क्या हैं, प्रोनाउन है। और इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं, जैसे कि आई को बोल दिया मैं, ठीक है। और इसी तरह से माई, माई सेल्फ, यू, यूर सेल्फ, वी, अवर सेल्फ, दे, देम, देम सेल्फ, ही, हिम, हिम सेल्फ, हिज, या फिर आप बोल सकते हैं सी, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सब के सब आपके क्या हैं, प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप प्रोनाउन को आसानी से और सरल भाषा में समझ सकते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव के आगे लिखा हुआ है विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता, विशेषण मतलब विशेषता। अब ये जो एडजेक्टिव है इसका अर्थ क्या है, चलिए इसका अर्थ देखते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है जो संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन, या सर्वनाम, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, मतलब जिनको हमने अब से पहले पढ़ लिया है, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता का मतलब होता है जब हम किसी की विशेषता बताते हैं यानी कि उसके गुण को बताते हैं कि भाई उसके अंदर क्या क्या गुण है। जैसे कि चिंटू एक अच्छा लड़का है, मतलब चिंटू के गुण क्या है कि वो अच्छा है। तो मतलब जब हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अब यदि हमने किसी का नाम यूज कर दिया जैसे कि राहुल अच्छा लड़का है तो मतलब संज्ञा हो गया, मतलब राहुल की विशेषता बता दी। अब राहुल के स्थान पर वह यूज कर दिया, वह अच्छा लड़का है, मतलब अब प्रोनाउन की विशेषता बता दी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि विशेषता में क्या क्या चीज आती है, जैसे कि बैड, बैड माने बुरा, जैसे कि वह बुरा है, मतलब उसकी विशेषता यह है कि वो बुरा है। हॉट, हॉट माने गरम, जैसे कि चाय गरम है, अब चाय की विशेषता क्या है, वो गरम है। यदि ठंडी हो जाएगी तो बोल देंगे कि भाई चाय ठंडी है। ब्यूटीफुल मतलब कोई व्यक्ति या फिर कोई लड़की वगैरह सुंदर है तो उसकी विशेषता क्या है कि भाई वो सुंदर है। रेड, रेड मतलब किसी कलर का नाम है, कलर यानी कि रंग। अब मान लीजिए कि मान ली पेन है, भाई ये पेन रेड है, मतलब इस पेन की विशेषता है कि यह लाल है। टॉल मतलब लंबा, मतलब जैसे कि वह लंबा आदमी है, मतलब उसकी विशेषता है कि वो लंबा है। सम मतलब कुछ, होल मतलब पूरा। तो चलिए देखते हैं आगे, जैसे कि राम इज टॉल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राम लंबा है। अब ये जो राम है, ये राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और जब किसी के नाम को, जब किसी व्यक्ति को हम उसके नाम से पुकारते हैं तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था पीछे, तो राम क्या है, नाउन। तो राम इज टॉल यानी कि राम लंबा है, तो राम की विशेषता क्या है कि वो लंबा है। ठीक है, अब राम के स्थान पर मान लीजिए हमने ही लिख दिया, ही इज टॉल। अब ही क्या है, राम के स्थान पर हमने प्रयोग कर दिया है उस वर्ड का, ही का, तो मतलब ही क्या है, प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पर जिसका भी प्रयोग करेंगे वो प्रोनाउन बन जाएगा।
तो एडजेक्टिव हमने क्या देखा कि राम लंबा है, ठीक है। दिस पेन इज रेड, यानी कि यह जो कलम है, कलम यानी कि पेन जो भी है, यह कलम लाल है। तो इस कलम की विशेषता क्या है, इस पेन की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि यह लाल है। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, क्या है, वर्ब। वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया, और यदि इसको और सरल रूप में बोलें तो क्रिया यानी कि काम। जो भी काम हम करते हैं, अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपको पढ़ाने का काम। आप क्या काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं पढ़ने का। तो मतलब एक तो ये वर्ब हो गई। वर्ब कई तरह की होती हैं, तो वर्ब को यदि आपको अच्छे से समझना है कि वर्ब कितने टाइप्स के होती है, देखिए वर्ब क्या है। ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक वह शब्द है विच शोज, जो दिखाता है एन एक्शन। एक्शन यानी कि जब आप चलते फिरते हैं, इनको एक्शन ही तो बोलते हैं। वो एक्शन नहीं जो फिल्मी डायलॉग, मतलब जो फिल्म में एक्शन करते हैं वो एक्शन नहीं। एक तरह से ये वो एक्शन है जो आप फिजिकल रूप से कार्य करते हैं। एक्शन का मतलब है फिजिकल रूप से कार्य करना। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है, ये वो वाला स्टेट नहीं है आपके राज्य वाला स्टेट, ये वो वाला स्टेट है जो आपकी अवस्था को दिखाता है। रिलेशन, रिलेशन का मतलब तो आप जानते होंगे, किसी से संबंध को दिखाना। और पजेशंस, पजेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज पर अपने अधिकार को दिखाते हैं, अपने स्वामित्व को दिखाते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो इन सारी चीजों को दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ब। हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन देखिए अब कंफ्यूजन नहीं होगा, भाग गया ना कंफ्यूजन। तो ये जो वर्ब है ना, इसके अंदर ये सब कुछ आते हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ये सब के सब वर्ब के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर में, प्ले, राइट, ये आपकी मेन वर्ब है। तो वर्ब कई टाइप्स की होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। जैसे कि नितेश इज प्लेइंग, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नितेश खेल रहा है। तो देखिए नितेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। इज क्या है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। तो देखिए दो वर्ब हो गई ना, एक इज हो गया, एक प्लेइंग हो गया। तो एक वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती हैं। आई हैव ए कार, तो यहाँ पर जो हैव है ये क्या है, वर्ब है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसका, वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो क्रिया, क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। कैसे, देखिए एक होती है मेन वर्ब, जैसे कि प्ले, रन, जंप, कट, पुट, राइट, रीड, डांस, ये तो आपने सुने होंगे ना। मतलब जो हम फिजिकल रूप से कार्य करते हैं उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपके इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ये जो भी कुछ बच जाता है, जिन आप टेंसेज में पढ़ते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, वो सब कुछ आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से तो दो ही भागों में बांटा गया है, बाकी इनमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, इसी तरह से बहुत तरह की वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, बहुत जो है बहुत सारी होती हैं। तो इस तरह से आप इनका बेसिक क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, ये जो एडवर्ब है ना, ये हमने जो पीछे एडजेक्टिव पढ़ा था, ये थोड़ा सा उसका बड़ा भैया है। क्या है, बड़ा भैया। जो एडजेक्टिव था वो तो खाली विशेषता बता रहा था, उसको हम कहते हैं विशेषण एडजेक्टिव को, तो वो तो खाली विशेषता बता रहा था। लेकिन जो एडवर्ब है ना, ये विशेषता से थोड़ा बढ़कर बताएगा कि उसकी जो विशेषता है वो कितनी है, कम ज्यादा है, ऊपर नीचे है, किस तरह की विशेषता है। भाई ज्यादा विशेषता है, जैसे मान लीजिए कि पेन काला है, अब इसकी ये तो विशेषता हो गई कि वो काला है, लेकिन कम काला है, ज्यादा काला है, ये ऊपर की विशेषता हो गई, यानी कि एडवर्ब। देखिए जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताए, अब एडजेक्टिव हमने पीछे बताया, तो ये क्या करेगा, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देगा। देखिए इसमें हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा तो हम यूज करते हैं वेरी का। किसका, वेरी का। फिर सैडली, एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं, लाउडली, वंस, ट्वाइस, etc। अब देखिए राम इज वेरी काइंड, इसका मतलब है कि राम बहुत दयालु है। राम क्या है, बहुत दयालु है। अब राम इज वेरी काइंड पर्सन, कई बार बोलते हैं ना ही इज वेरी काइंड पर्सन। अब यदि हम इस वेरी को हटा दें, जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखा होगा राम इज काइंड, यानी कि राम दयालु है। अब भाई ये तो हमें पता चल गया कि राम दयालु है, राम की विशेषता हो गई कि वो दयालु है। अब भैया वो कम दयालु है, ज्यादा दयालु है, बहुत दयालु है, किस तरह का दयालु है ये तो बताओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दयालु तो होते हैं पर इतने ज्यादा नहीं होते। मतलब अब ये जो एडवर्ब है ना, अब ये भी बताएगा कि कम है या ज्यादा है। दयालु तो है लेकिन कम दयालु है या ज्यादा दयालु है। तो राम इज वेरी काइंड, यानी कि राम बहुत दयालु है, ये बहुत दयालु है, ठीक है। ही वॉक्स वेरी स्लोली,
वह बहुत धीरे चलता है या फिर भागता है। अब देखिए ही वॉक्स, वॉक्स माने चलना होता है वैसे, तो ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब यदि हम बोले ही वॉक्स स्लोली, थोड़ी देर के लिए इस वेरी को भूल जाइए, ही वॉक्स स्लोली मतलब वह धीरे चलता है या फिर धीरे भागता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि उसकी विशेषता है कि भाई वो धीरे चलता है। अब कोई पूछने लगे कितनी धीरे चलता है, ऐसा तो नहीं है कि रेंग रेंग के चले, या फिर ऐसा तो नहीं है भैया बहुत ही धीरे चलता हो, या मीडियम धीरे चलता है जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो वेरी है ना, इसने हमें बता दिया कि ये बहुत धीरे चलता है। मतलब ये जो वेरी वर्ड है ये एडवर्ब है जो इस स्लोली की भी विशेषता बता रहा है, ऊपर काइंड की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब को आप क्रिया विशेषण को इस तरह से देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन। पोजीशन, देखिए पोजीशन लिखा हुआ है। पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि किसी की अवस्था के बारे में बात करते हैं कि वो कहाँ पर है, कैसा है, क्या है, तो ये होता है पोजीशन, है ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। नाम, नाम किसको कहते हैं, नाम कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए, नाउन को, संज्ञा को। नाम तथा सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, स्थान या समय के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, जो ये होता है ना हमारा नाम या सर्वनाम, इनके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस स्थान पर है, किस समय पर है, उनको बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करेंगे उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे कि इन हो गया, फॉर हो गया, सिंस हो गया, इनटू, विद, अपॉन, एट, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब आपकी प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, टू यानी कि को, वह स्कूल जा रहा है, तो वह स्कूल जा रहा है। दिस इज फ्रॉम राम, यह राम की तरफ से है, तो यहां पर ये टू हो गया, यहां पर ये फ्रॉम हो गया। तो ये सब क्या है, आपके प्रीपोजिशन है। यदि आपको प्रीपोजिशन को अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको YouTube पर सर्च मारना है प्रीपोजिशन बाय चिंटू सर, बस इतना सर्च मारोगे और मेरी प्रीपोजिशंस की जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी और आसानी से आप उन्हें देख सकते हैं और प्रीपोजिशन को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आ जाता है भैया नंबर कंजक्शन का। कंजक्शन का मतलब होता है वह शब्द जो क्लोजेस और फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। यानी कि दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम करते हैं ना, जो वर्ड जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड हो गया, बट, ऑल्सो हो गया, सो, अंटिल, स्टिल, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। देखिए राम इज इंटेलिजेंट, मतलब राम इंटेलिजेंट है, होशियार है। बट क्या कर रहा है, बट इस वाले वाक्य को इस वाले वाक्य से जोड़ रहा है। राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज वाइज। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इस बट को भूल जाइए, यहां पर लिख दिया राम इज इंटेलिजेंट, एक अलग वाक्य बन गया। श्याम इज वाइज, ये अलग वाक्य बन गया। राम होशियार है और श्याम बुद्धिमान है। लेकिन यदि इन दोनों को एक ही लाइन में लिखना हो तो हम कैसे बोलेंगे, राम होशियार है और श्याम बुद्धिमान है, तो बट का इस्तेमाल कर दिया। राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज, इस तरह से। और देखिए डू और डाई, करो या मरो, ये तो आपने सुना ही होगा ना, डू और डाई। तो ये जो और है ना, इसने डू का मतलब वैसे देखें तो होता है कोई काम करना, डाई का मतलब होता है मरना। तो करना और मरना दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, और ने किया है। ठीक है, या तो कर लो या मर लो। ठीक है, डू और डाई। तो इस तरह से आप कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरजेक्शन देखिए, इसका मतलब है जिससे प्रसन्नता, दुख, खुशी, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, जिससे हम अपनी प्रसन्नता दिखाते हैं, खुशी को दिखाते हैं, आश्चर्यचकित की जो भावना होती है उसको दिखाते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, उन सब को दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हुर्रे, ओहो, आह, अलास, ब्रेवो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उन सब को हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक डेफिनेशंस और इनके जो डेली लाइफ में कार्य होते हैं ये। मुझे आशा है कि आपका जो पूरा बेस है ना, वो पूरा बेस अब क्लियर हो चुका है। अब आपको सिर्फ इनके अंदर के पार्ट्स पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस के अंदर जो जो वर्ड्स आते हैं उन सब को आपको पढ़ना है ना। तो देखिए हमारा जो कोर्स है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही ना। थैंक यू।